आज तू मैं एक रक्त के मंच पर माननीय भास्करराव जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवनी के बारे में माननीय रंगा हरी जी हमारे बीच में विषय रखने वाले हैं। यह हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। माननीय रंगा हरी जी के समान एक अनुभवी जो एक अधिकारी हमारे बीच में माननीय भास्करराव जी के बारे में बताने जा रहे हैं। रंगा हरी जी भास्करराव जी के साथ में अपने प्रचारक जीवन के शुरुआत से लेकर कार्य किए हैं और माननीय भास्करराव जी को बहुत करीब से देखने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है और इसलिए रंगा हरी जी ही भास्करराव जी के बारे में उनके सारे विषयों के बारे में अपने साथ में विषय अच्छी तरह से रख पाएंगे, ऐसा पूरा अपना विश्वास है। माननीय रंगा हरी जी ने भास्करराव जी के जीवन पर पुस्तिका भी लिखे थे और संपूर्ण समय उनके साथ कार्य करने के कारण और बाद के कालखंड में कल्याण आश्रम में जब वो काम करते थे उस अवसर पर भी बॉम्बे में रहते हुए उनके साथ निकट संपर्क रखने के कारण से कल्याण आश्रम में जो कार्य भास्करराव जी ने किए उसके बारे में भी माननीय रंगा हरी जी पूरी तरह से अवगत है और इसलिए इस अवसर पर माननीय रंगा हरी जी हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने बात रखेंगे। उससे पहले जो एक व्यक्तिगत गीत सुदूर अरुणाचल प्रदेश के बर्मा के निकट स्थित चांगलांग जिला के वन्ना हमफुक करके एक छात्र है जो रायपुर के अपने शबरी कन्या छात्रावास में रहती है। कुमारी वन्ना ने इस अवसर पर एक व्यक्तिगत गीत करेंगे, उसके बाद माननीय रंगा हरी जी का भाषण होगा। धन्यवाद। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शतकोटि हृदय के कंज खिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष शतकोटि हृदय के कंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। माँ के पद पदयों में तुमने जो अमूल्य उपहार रखा है, सत्य चिरंतन अक्षय है, हिंदू की अमिट रूपरेखा है। पावन संस्कारों से निर्मित तन मन ये अनभेद्य किले हैं। पावन संस्कारों से निर्मित तन मन ये अनभेद्य किले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। तुमने किया व्यतीत कठिनतम लोक प्रसिद्धि परामुख जीवन। भीष्म समान रहे तुम अविचल हिंदू राष्ट्र के हित आजीवन। देव तुम्हारी घोर तपस्या
देव तुम्हारी घोर तपस्या के ही तो ये सुफल मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। तुम अजात अरिलोक संग्रही, तुम अजात अरिलोक संग्रही। संघ शक्ति के वलय कौन थे, देव बता दो प्रतिपक्षी भी क्यों इतने संतुष्ट मौन थे। सुन कर पावन चरित तुम्हारा, सुन कर पावन चरित तुम्हारा, कोटि हृदय प्रस्तर पिघले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पार्थिव प्रतिमा चरम चक्षुओं से अदृश्य है, किंतु कोटि पूर्णलियों में तव दिव्य मूर्ति रहती अजस्त्र है। तेजों में प्रतिबिंब तुम्हारे, तेजों में प्रतिबिंब तुम्हारे, स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले हैं, से तू हिमालय संग मिले हैं। आदरणीय एवं प्रिय भाइयों बहनों, आज दिवंगत भास्कर राव जी का जन्मदिन है। स्वभावतः भास्कर राव के जीवन के बारे में सोचना, अधिक विचार करना, उसके अनुसार जिस मार्ग से वे आगे चले उस मार्ग पर चलने की इच्छा करना, उस प्रकार प्रयास करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कारण भास्कर राव जिस प्रकार ध्येयवादी थे उसी प्रकार हम भी ध्येयवादी हैं। इसलिए एक ध्येयवादी दूसरे का प्रेरक बन जाता है। उस दृष्टि से दिवंगत भास्कर राव जी का जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी पथ प्रदर्शक बन सकता है। उस दृष्टि से मेरे मन में आज के इस पावन मुहूर्त पर जो विचार आते हैं आप लोगों के सन्मुख एक दृष्टि से अनौपचारिक दृष्टि से रखने का प्रयास में कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य रहा जिसको हम अंग्रेजी में फॉर्मेटिव एज कहते हैं, उस प्रकार की मेरी आयु में भास्कर राव से मेरा संबंध आया।
जब मैं कॉलेज का छात्र था 1946 में कोच्चि महानगर में, वहीं माननीय भास्कर राव प्रचारक के नाते भेजे गए। उनकी मूल शाखा मुंबई है और जब वे मुंबई शाखा के प्रमुख कार्यकर्ता गण में एक थे, उस समय मुंबई महानगर होने के कारण अन्य कार्यों के लिए पूजनीय गुरुजी माननीय बाड़ा साहेब देवरस इस प्रकार के अपने संघ के शीर्षस्थ लोग अन्य कार्य के लिए वहाँ जाया करते थे और संघ की प्रथा के अनुसार उन दिनों से ही प्रारंभ हुई ये प्रथा स्वयं सेवकों के घर पर रहना, काम करते समय सहकारियों को साथ लेकर जाना, उस समय से ही चल पड़ी संघ की प्रथा। उसके अनुसार परम पूजनीय गुरु जी को इधर उधर ले जाने का कार्य भास्कर राव, आबाजी थत्ते, एडवोकेट वालावलकर, इन प्रकार के मुंबई के प्रमुख कार्यकर्ताओं के ऊपर आ पड़ा था। उसी प्रकार जब माननीय बाड़ा साहब देवरस भी जाया करते थे मुंबई में, वे भी इन्हीं के सहारे इधर उधर जाते थे, अर्थात अपने सर्वोच्च जो अधिकारी बाद में सरसंघ चालक बने, उनके साथ सरसंघ चालक बनने के पूर्व ही इन मुंबई के इन कार्यकर्ताओं की सहायता मिली और उनके साथ काम करने का सहयोग भी आया। उस पृष्ठभूमि से ही भास्कर राव प्रचारक निकले और प्रचारक निकले उस समय किस प्रांत के किस प्रचारक को किस दूसरे प्रांत में भेजना, ये निर्णय मुख्यतः पूजनीय गुरुजी और बाड़ा साहब देवरस इस प्रकार के दो तीन मुख्य टोली निर्णय लेती थी। इसलिए भास्कर राव को दक्षिण में भेजना चाहिए, ये निर्णय कम से कम भास्कर राव से पूजनीय गुरुजी ने ही बातचीत की और पूजनीय गुरुजी ने उनसे एक सूचना, इंडिकेशन जैसा दे दिया। कारण मुंबई के सारे लोग चाय पीने वाले लोग थे, एक दृष्टि से टी एडिक्ट्स थे, परंतु उस प्रांत के अन्य स्थानों के स्वयंसेवक व्यावहारिक दृष्टि से चाय कॉफी सब लेने में थोड़े कड़े थे, परंतु मुंबई के लोग सिटी होने के कारण चाय पीना कॉफी पीना उनकी आदत थी। इसलिए पूजनीय गुरुजी ने थोड़े मजाक में कहा, आपको टी ड्रिंकिंग प्रांत में हम भेजने वाले हैं, ऐसा कहा। टी ड्रिंकिंग प्रांत का अर्थ है उस समय कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश के प्रचारक भी चाय पीते थे, मद्रास प्रांत के भी चाय पीते थे। तो परम पूजनीय गुरुजी का संकेत था, आपको हम आंध्र प्रदेश में अथवा केरल में भेज देंगे। और भास्कर राव से कहा, अभी अभी बेलगांव में संघ शिक्षा वर्ग होने वाला है दक्षिण का, आप वहाँ आइए। खायक 1946 की बात। सो भास्कर राव वहाँ बुलाए गए।
वे संघ शिक्षा वर्ग में रहे और दक्षिण के अथवा मद्रास प्रांत के जो स्वयंसेवक हैं, किसी ने बताया तुम लोगों के लिए मुंबई से अभी ये जो शिक्षक आए हैं भास्करराव कलंबी, वे प्रचारक करके आने वाले हैं, इस प्रकार कहा। दूसरे शब्दों में मद्रास प्रांत में भास्करराव प्रचार कर आने वाले हैं, इस प्रकार का न्यूज़ लीक आउट हुआ। तो दक्षिण के संघ शिक्षा वर्ग में जो गए शिक्षार्थी, उन लोगों का विशेष लगाव भास्करराव को 1946 से प्रारंभ हुआ। बाद में जैसा मैंने कहा, भास्करराव चेन्नई आए। चेन्नई से दादाराव परमार्थ ने उनको एर्नाकुलम भेजा 46 में। 46 में मैं कॉलेज का छात्र था, इसलिए जिस दिन भास्करराव आए एर्नाकुलम में, उसी दिन से मेरा परिचय, संपर्क, ये सब भास्करराव से प्रारंभ हुआ और उनके दुखद मृत्यु तक वो संपर्क बना रहा। तो ये मेरी बात है। तब से निकट संपर्क होने के कारण और धीरे धीरे कोच्चि का कार्यकर्ता गण में मैं भी था, इसलिए स्वयंसेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते, बाद में मेरे ग्रेजुएशन के बाद जब मैं प्रचारक निकला, उस समय मेरे शहर का प्रचारक मान्य भास्करराव थे, इसलिए भास्करराव के कालखंड में ही, भास्करराव की प्रेरणा के कारण मैं प्रचारक निकला। और जहाँ जिस म्यूनिसिपालिटी में, नगर पालिका में मुझे प्रचारक करके भेजा, मुझे भास्करराव ने भेजा ऐसा मैं नहीं कह सकता, मुझे वे ले गए, उनके साथ मेरे अथवा मेरे साथ वे मुझे एक छोटा स्थान है जिसका नाम परूर है, वहाँ ले गए और शाखा में मेरा परिचय प्रचारक के नाते, मेरा नाम बताया। उसके बाद ये आप लोगों का प्रचारक है, इस प्रकार मैं प्रचारक हूँ, इसकी घोषणा, शाब्दिक घोषणा सर्वप्रथम मान्य भास्करराव ने की। तो उस समय से अंत तक ये चल गया। तो कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यकर्ताओं के साथ चलन चालन, ये भास्करराव की विशेषता थी। बैठकों में वे उपदेश कम देते थे। बैठकों में व्यवस्था की बात, उत्सव की बात और वैयक्तिक गीत किसका होना चाहिए, मुख्य शिक्षक कौन रहेगा, इस प्रकार की बातें बैठक में चलती थी। परंतु बैठक के पूर्व था बैठक के पश्चात कार्यालय में अथवा शाखा के बाद हम पार्क में जाकर बैठा करते थे, वहाँ अथवा अपने अपने घर में आकर जो बातचीत हुई थी वही भास्करराव की कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति थी। तो भास्करराव एक दृष्टि से वक्ता कम थे आधुनिक दृष्टि से, परंतु वे कार्यकर्ताओं का सृष्टा जरूर थे। तो ये हमें प्रथम दिन से ही अनुभव हुआ। इसलिए शाखा के बाद हम कार्यालय में जाकर घंटों तक बैठकर ऐसा गपशप करते थे। उस समय मुंबई की बातें, उनके अनुभव की बातें और अपने नागपुर के अधिकारियों की जानकारी उस समय अनौपचारिक दृष्टि से वो देते थे हमको। वो भास्करराव की शैली थी, अंत तक वो शैली थी। उसके बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तब मुझे लगता है आजकल इस प्रकार स्वयंसेवकों के हृदय में प्रवेश करना
अत्यंत निकट साथे बातचीत करना, ये प्रायः बंद हुआ है क्या, इस प्रकार का संदेह थोड़े डर से मुझे सोचना पड़ता है। आजकल अपने जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, पूर्णकालीन कहो, प्रचारक कहो, इन लोगों की कार्यशैली में बदलाव आया है क्या, ये हमें सोचना पड़ता है। हमेशा मैं ये काम एक उदाहरण देता हूँ। हमेशा संघ कार्य में क्रिएशन और प्रोडक्शन दो बातें अलग अलग है। प्रोडक्शन के लिए हम कभी कभी संस्कृत शब्द निर्माण इस्तेमाल करते हैं, परंतु सृष्टि और निर्माण अलग अलग है। जो हम साधारण शब्द में कहते मनुष्य निर्माण, वो मनुष्य निर्माण नहीं, मनुष्य का सर्जन है, मनुष्य की सृष्टि है। एक मशीन का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मशीन का प्रोडक्शन हो सकता है, मशीन का अथवा घर का क्रिएशन नहीं, वो प्रोडक्शन है, उसको हम निर्माण कहते हैं। संस्कृत शब्द होने के कारण वो गलत नहीं, परंतु जिसको मैंने अब कहा कंस्ट्रक्शन अथवा प्रोडक्शन, उस दृष्टि से मनुष्य का निर्माण कहना सही अर्थ से ठीक नहीं। मनुष्य का सर्जन अथवा मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य ही दूसरे मनुष्य का सर्जन कर सकता है। जब एक मशीन उसी प्रकार का दूसरा मशीन उसका सर्जन नहीं कर सकता, सुपर कंप्यूटर उसी प्रकार का दूसरे कंप्यूटर की सृष्टि नहीं कर सकता, परंतु मंद बुद्धि मानव भी अपने जैसे एक मानव का सृष्टि कर सकता है। तो मानव सृष्टि का फल है, मशीन कंस्ट्रक्शन का, रचना का, निर्माण का फल है। और संघ में कार्यकर्ता सही दृष्टि से कार्यकर्ता का निर्माण नहीं, कार्यकर्ता की सृष्टि है। और मान्य भास्कर राव की पद्धति कार्यकर्ताओं की सृष्टि थी। और जैसे मैंने कहा, आज अपने कार्य पद्धति विकसित हुई है, परंतु हमें आत्मावलोकन करना होगा। आज जो प्रचारक बंधु है हमारे, पूर्णकालीन बंधु है हमारे, उनकी कार्यशैली सृष्टि करने की है कि प्रोडक्शन देने की है, ये सोचना चाहिए। अगर प्रोडक्शन की है तब उस प्रकार की मानसिकता को मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशनाइज्ड मन हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल मन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल मन हो जाता है। इंस्टीट्यूशन करने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, परंतु कार्यकर्ता निर्माण के लिए आपको हृदय चाहिए। तो हृदय में प्रवेश करना, संपर्क में हृदयता का अनुभव देना दिलाना, ये कार्यकर्ता का गुण है। यह गुण हमें भास्कर राव से सीखना होगा। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, वो वक्ता कम थे परंतु सृष्टा जरूर थे। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा।
इसलिए जब तक कार्यकर्ता के घर पर जाना, वहाँ बैठना, कार्यकर्ताओं का वो घर का बेटा करके समझना उनकी कार्यशैली थी। इसलिए ये भास्कर राव जी का प्रवेश हृदय में था। इसलिए भास्कर राव का काम कार्यालय आधारित नहीं था, वो कार्य आधारित, कार्यकर्ता आधारित था। ये हमें सीखना होगा। बहुत बहुत अधिक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, परंतु उदाहरण देते समय निकल जाता है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो भास्कर राव की कार्यशक्ति कार्यकर्ता सृष्टि की थी, कार्यकर्ता रचना अथवा कार्यकर्ता प्रदर्शन के नाते कार्यकर्ता निर्माण की नहीं थी। तो ये हमें सीखना होगा। अब दूसरा गुण भास्कर राव का, जल्दीबाजी कभी नहीं करते थे, शांत चित्तता से, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, वो भास्कर राव का गुण था। अगर किसी काम में उनको भेजा, काम को समझ के बिना वो आगे का कदम नहीं उठाते। इसलिए जब कई सालों के बाद आप देखिए 1946 में आए और 82 तक 36 साल प्रांत प्रचारक रहे। अब 36 साल के बाद उन्होंने 60 की आयु पार की। उसके बाद ही उनको विविध क्षेत्र का दायित्व दिया गया। वो भी अगर संघ का इतिहास हम पढ़ते हैं, वो भी एक अपवादात्मक कदम है। बाड़ा साहब ने इनको बुलाया, उनसे बातचीत की, और बातचीत करके क्या बातचीत हुई मुझे पता नहीं, और कहा आप कल्याण आश्रम का काम देख सकते हैं, इसलिए कल्याण आश्रम में आप काम करना प्रारंभ करिए। और बाड़ा साहब ने भी उनसे कहा जल्दीबाजी मत करिए, 1 साल पूरा परिक्रमा करके काम का अध्ययन करिए, कार्यकर्ताओं का अध्ययन करिए। तो कार्यकर्ता कार्यशैली, विविध क्षेत्र में प्रत्येक कार्य क्षेत्र अलग है और उस कार्य क्षेत्र में कार्य का ढांचा अलग है, कार्य की रीत अलग है। संघ में हम दक्ष आरम एक व्यवस्था चल पड़ी है, इसलिए एक 15 साल का लड़का भी मुख्य शिक्षक बन सकता है शाखा में, परंतु विविध क्षेत्र का काम, प्रत्येक विविध क्षेत्र का काम अलग अलग है। भारतीय मजदूर संघ का काम और वनवासी कल्याण आश्रम का काम, समस्या ये अलग है। इस क्षेत्र में जाना चाहिए हमको, उस क्षेत्र की प्रकृति अलग है, वहाँ की प्रवृत्ति अलग है, वहाँ जो हमारे संपर्क में आएंगे उनकी मानसिकता अलग है, उनकी मांगें अलग है। ये सब समझना चाहिए एक नए कार्यकर्ता को। इसलिए जैसे हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, एक बटन दबाकर दूसरे बटन पर दबाते हैं, इस प्रकार काम नहीं हो सकता वहाँ। इसलिए उनको बाड़ा साहब देवरस का उपदेश मिला, अब धीरे धीरे जाइए करके। मलयालम में कहावत है, बैठकर ही पैर पसारना होगा आपको, बैठने के बाद ही आप पैर पसार सकते हैं। बैठने के पूर्व अगर आप पैर पसार करना प्रारंभ किया तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो भास्कर राव की नीति यह थी, बैठकर पैर पसारना उनकी नीति थी। इसलिए वे पहले 1 साल पूरे भारत में हुए। उनसे मुंबई के वनवासी कल्याण आश्रम के एक स्वयंसेवक ने कहा, आपका एक कार्यक्रम रखना हम चाहते हैं। भास्कर राव ने कहा, बोले 1 साल मुझे दीजिए, अगले साल आप कार्यक्रम मुझे दे सकते हैं। ये भास्कर राव की विशेषता थी। आजकल कई कार्यकर्ता हमें मिलते हैं और वे कार्यकर्ता यानी कौन है? वे स्पीकर्स है, वे वक्ता है,
और किसी एक सभा में उनका भाषण रखा, वो भाषण देने के लिए वो कहीं पर भी जाएंगे और भाषण देने में उनको आनंद लगता है। अपनी ही आवाज़ सुनने में, जैसे अपना ही फोटो देखते समय प्रत्येक आदमी को एक आनंद आता है, उसी प्रकार अपनी ही आवाज़ सुनते समय भी आनंद आता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार के लोग भाषण देने के लिए शौकीन है, परंतु ये स्वयंसेवकों के, कार्यकर्ताओं के घर पर जाना, हृदयंगम बातचीत करना, उनका क्लेश क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, उसको सुलझाना, इस प्रकार का काम करने वाले लोग बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो दादाराव परमार्थ, अभी मैं जब ये कहता हूँ आज के अपने कार्यकर्ताओं के बारे में रिफ्लेक्शन नहीं, दादाराव परमार्थ की बात मैं याद दिलाता हूँ। दादाराव परमार्थ कहते थे उस जमाने लीडर्स आर डीलर्स, ये कहते थे, लीडर डीलर है, इस प्रकार कहते थे। उसी प्रकार आज पब्लिक में और लोकतंत्र के कारण विशेषतः अपने ही ये संघ आंदोलन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा हिंदुत्व का मूवमेंट है, आंदोलन है। उसमें काम करने वाले कई स्वयंसेवक शासन में आने के कारण हम भी सोचते हैं हिंदुत्व मजबूत हुआ, और उनकी शैली भाषण देना, तुरंत कार से मोटरसाइकिल से जाना, ये शैली अपने में भी आती है क्या नहीं, इसको बारे में हमको सोचना होगा। इसलिए स्वयंसेवकों के घर पर रहना, उनसे बातचीत करना, उनसे परिवार से निकटता से व्यवहार, ये बातें जिसको मैं कहूँगा मानवती का आधार पर जो काम, हृदय के आधार पर जो काम, ये भास्कर राव की शैली थी और अंत तक ये शैली थी। और मुझे लगता है मैन क्रिएशन, मानव सृष्टि का काम इसी प्रकार का होगा, भविष्य में भी इसी प्रकार का होगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। अभी हम भी बताते हैं, आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जॉइन आरएसएस करके फेसबुक द्वारा ऑनलाइन पद्धति से रिक्रूट्स इन आरएसएस, इस प्रकार हम कहते हैं। परंतु ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से एक आम हिंदू सच्चा पक्का स्वयंसेवक बनेगा क्या? इसलिए जब मैं बैठकों में कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, वे जो जिन्होंने आरएसएस में ज्वाइन किया, मोबाइल से, ईमेल से अथवा इस प्रकार फेसबुक पर आरएसएस में ज्वाइन किया, मैं इतना तो कहने के लिए तैयार हूँ वे आरएसएस वाले हैं, परंतु मैं नहीं कहूँगा वे स्वयंसेवक बन चुके हैं। तो स्वयंसेवक और आरएसएस वाला ये दोनों अलग है। और इस प्रकार सोचकर जो आम हिंदू वो आरएसएस वाला बन गया, इस आरएसएस वाले को स्वयंसेवक बनाने के लिए हमारा काम हृदय का काम है, गृह संपर्क का काम है, व्यक्तिगत संपर्क का काम है। यह विशेषता भास्कर राव की थी। ये 112 अगर मैं इस विशेषता को आप कहा तो भी 101वीं बार कहते समय भी मुझे कोई नुकसान नहीं, वो दोबारा मैं आवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। ये भास्कर राव की विशेषता थी। तो ये अपने पूज्य सरसंघचालक कहते हैं, हाउस टू हाउस विजिट, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट,
हार्ट टू हार्ट टॉक। ये पूजनीय सरसंघ चालक मान्य मोहन जी कहते हैं, यानी हाउस टू घर, घर का संपर्क, घर घर में जाना। आजकल कभी कभी क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल माइंड होने के कारण हम कार्यालय में बैठते हैं, मोबाइल पर बातचीत करते हैं, उनको कार्यालय पर बुलाते हैं, जैसे सरकारी नेता बुलाता है उसी प्रकार बुलाते हैं, वो आता भी है। परंतु आप लोगों ने भास्करराव से जितना परिचय हुआ, आप देखिए शायद मुंबई महानगर होने के कारण, मुंबई की प्रकृति, मुंबई महानगर की प्रकृति होने के कारण शायद भास्करराव ने किसी मुंबई के कार्यकर्ताओं को मुझे मिलने आइए इस प्रकार कार्यालय पर बुलाया होगा। आखिरी दिनों में उनके स्वास्थ्य के कारण बुलाया होगा। परंतु जब तक वे प्रांत प्रचारक थे, मैं जानता हूं, जब तक वे प्रांत प्रचारक थे, मैं जानता हूं एक बार भी किसी एक कार्यकर्ता को उन्होंने कार्यालय पर नहीं बुलाया। उल्टा वे उस कार्यकर्ता के घर पर गए और शाखा के बाद उनके साथ चलकर अथवा दूसरे स्थान पर जाते समय उनको प्रवास में साथ लेकर बस में, गाड़ी में बैठकर उन्होंने बातचीत की। परंतु कभी उन्होंने आप आइए कार्यालय पर, मैं मिलना चाहता हूं करके, जैसे कलेक्टर बुलाते हैं एक सबऑर्डिनेट को ऑफिस में, उसी प्रकार भास्करराव ने किसी को कार्यालय पर बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। अभी आज इसकी तुलना आप करिए। इसलिए मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल माइंड हमें डेवलप नहीं होने देना चाहिए। अगर हम माननीय दिवंगत भास्करराव के सच्चे अनुयायी है, ये इंस्टीट्यूशनल माइंड, ये संस्था का मन हमारे आने में नहीं देना चाहिए। संगठन का मन हमारे हृदय में आने देना चाहिए। तो संगठन का मन और संस्था का मन दोनों अलग है। भास्कर का और वारों का मन संगठन का मन था, संस्था का मन नहीं। तो इस प्रकार की बातें सोच विचार करके भास्करराव का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुगम्य है, इस प्रकार सोचना चाहिए। इस दृष्टि से सोचते समय भास्करराव की कार्यशैली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एवं वनवासी कल्याण आश्रम में एक ही प्रकार की थी। अंत तक भास्करराव ही थे। इसलिए जब उनका देहांत हुआ, बहुत अधिक स्वयंसेवक केरल के रो पड़े। जैसे मेरे पितामह चल गए अथवा मेरे पिताजी चल गए, इस प्रकार रो पड़े। कारण क्या है? भास्करराव का स्थान उनके हृदय में था, यद्यपि भास्करराव का निवास कार्यालय में था। तो इस प्रकार के भास्करराव का स्मरण आज के दिन पर हम करें। और भास्करराव की कार्यशैली सृष्टि की थी, कंस्ट्रक्शन की नहीं थी, ये बात हम समझे। और इस प्रकार की शैली अपने अपनाई तो वनवासी कल्याण आश्रम आज से भी 10 गुना उसकी वृद्धि हुई, तो भी उसका कंटेंट, उसका स्वत्व, उसका अंतर मूल्य एक ही होगा। उस अंतर मूल्य का, उस स्वत्व का हम परिरक्षण करें, परिपालन करें। उसके लिए भास्करराव हमें प्रेरणा दे। इतनी बातें कहकर मेरा अनुस्मरण की बातें में ये समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।